आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी अरे सरकार हमारे आने वाले समय जेब में में रहेगा तो बनेगी। हम तो कर ही चलिए लेंगे। भैया, देखिए नौकरी रोजगार के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, उम्मीद करते हैं और सर भी साथ देते रहेंगे। मैं इनसे भी सर से उम्मीद करता हूं कि जिससे बातें करनी है। आज हम 4-5 पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें बजट के ऊपर बातें करने वाले ही हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद 7th फेज सीटेट स्टेट वालों के लिए, सीटेट उर्दू बंगला वाले के लिए भी हम बातें करेंगे। उसके बाद बातें करेंगे सीएम जो जहाँ जाते हैं समाधान यात्रा में, वहां पे लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। नाम है समाधान यात्रा, लेकिन समाधान खैर कुछ होती नहीं है। उसके बाद बातें करेंगे 50 नंबर सिक्स फेज में उर्दू वाले को, जो 50 नंबर का जो बातें था जो सिक्स फेज में हुई, क्या 50 में आने की संभावना। देखिए 24 में सर इलेक्शन है, अभी आप खुश नहीं कीजिएगा युवाओं को, जनता को, तो फिर वही जनता, आप तो जानते ही है क्या करना है, उन्हीं से जाकर आपको वोटवा मांगना पड़ेगा। तो सोच लीजिए क्या करना है। नहीं, नहीं 2 लाख। सबसे प्राइमरी है हाँ, जी, जी। टीचर अपॉइंटमेंट है। उसके बाद जो टीचर हैं वो भी आपसे एक आशा लगाकर बैठे हैं। आपने वोट उनको कह कर लिया था कि तमाम बिहार के शिक्षक हमारे हितैषी सोचिए आज, और कल हम आपके हितैषी सोचेंगे। आपने तो भूल गया। संदीप सौरभ सर के पास आए हैं बिहार बजट के लेकर बातें करने के लिए, कि बिहार में बजट 2,60,000 करोड़ का बजट अभी पेश होने वाली है। 28 तारीख को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बजट पेश किया जाएगा। आज के अगर आप न्यूज़पेपर भी देखेंगे, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, वहां भी स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि युवाओं और बेरोजगारों को लेकर टारगेट किया गया है इस बजट में, क्योंकि भैया इलेक्शन है, 24 में इलेक्शन है, 25 में इलेक्शन है। अगर इस बजट में प्रावधान नहीं किया जाता है बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, तो फिर समझ रहे हैं 24 में क्या स्थिति होगी पार्टी की। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का तो पेपर आप देखिए होंगे सर, जी। क्या है ये जो पेपर में जो दिया गया है कि बेरोजगार युवाओं के लिए बातें, बेरोजगार युवाओं के लिए जो बातें किया गया है बजट में, कि 2,60,000 का बजट आएगा, इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेष के मतलब क्या है? देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, जो 2 सबसे बुनियादी मसले जनता के हैं, जी। उनको इस बजट में प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। और अखबार में भी यही है। और युवाओं को चूँकि रोज़गार उनका सबसे बड़ा सवाल है, तो शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में, दोनों विभागों में सरकार ने पहले से ही घोषणा कर रखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर उसमें बहालियाँ आनी हैं। तो इस लिहाज से बजट को उस एंगल में ज़्यादा रखा गया है। ये बिहार सरकार की बजट है और महागठबंधन की बिहार में सरकार है। लेकिन जो केंद्र की बजट अभी आई कुछ दिन पहले, आप तुलना करके देखिए। एक राज्य में जिनके पास सीमित संसाधन हैं, वो अपना बजट का ओरिएंटेशन युवाओं के प्रति, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति रख रहे हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार है, उसने जो बजट लाया, उसमें मनरेगा को तो उसमें बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गई। 79,000 करोड़ रुपए को घटा करके 64,000 करोड़ पे ला दिया। एक बजट में इतना डाउन करके। यानी ग्रामीण मज़दूरों से और रोज़गार से उनका कोई लेना-देना चलिए नहीं सर, है। मैं केंद्र के ऊपर बातें नहीं करूंगा, बिहार में हूँ, बिहार के ऊपर विशेष बातें करनी है। आज हम 4-5 पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें बजट के ऊपर बातें करने वाले ही हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद 7th फेज सीटेट स्टेट वालों के लिए, सीटेट उर्दू बंगला वाले के लिए भी हम बातें करेंगे। उसके बाद बातें करेंगे सीएम जो जहाँ जाते हैं समाधान यात्रा में, वहां पे लोगों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। नाम है समाधान यात्रा, लेकिन समाधान खैर कुछ होती नहीं है। उसके बाद बातें करेंगे 50 नंबर सिक्स फेज में उर्दू वाले को, जो 50 नंबर का जो बातें था जो सिक्स फेज में हुई, क्या 50 नंबर इंटर में जो जो कुछ भी मैटर है आप जानते होंगे डिटेल, उसके बारे में हम बात करेंगे। 5 मिनट लेट होती है 10th और 12th के एग्जाम में, तो उसको वहां से गाली पढ़ के हटाया जाता है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, आप सरकार के अंग है इसीलिए। और सीएम में कुर्सी पर से हमला कल हुआ है। इन 4-5 मुद्दे पर हम बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 7th फेज सीटेट स्टेट के लिए। आप पिछले समय से, लंबे समय से दावा कर रहे हैं, आपकी सरकार दावा कर रही है, आपके शिक्षा मंत्री हैं, आप ही के शिक्षा मंत्री हैं, वो दावा सिर्फ कर रहे हैं, वो दावा करेंगे या फिर जमीनी हकीकत पर देखने को मिलेगा। वो सबके शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री ने जी ने भी कहा और शिक्षा विभाग भी कह रही है कि इस महीने के अंत तक हर हाल में नियमावली आ जाना चाहिए। हम्म, तो देखिए उसमें प्रक्रियाएँ हैं, वो प्रक्रिया ज़्यादा आप लोग ज़्यादा ज़्यादा जानते होंगे। एक विभाग से दूसरे विभाग तक फाइलें जाती हैं, वहाँ से होके कैबिनेट में आता है। तो मेरे ख़्याल से मैं तो इसी उम्मीद में हूँ कि इस बार आ जाना चाहिए। फरवरी में उम्मीद है। फरवरी में हम तो उम्मीद रखे हुए हैं कि आ जाना चाहिए। और इसके अलावा ये जैसे ही ये नियमावली आता है उसके तुरंत बाद विज्ञप्ति आना है। विज्ञप्ति में तो समय नहीं लगना चाहिए। तो एक से नियमावली में लेकर 12 तक, जी, जी। एक से एक 12 तक। एक साथ सारे विज्ञप्ति आना है
उसमें बहाली जो होगी वो पहले 12 की होगी, फिर 10th की, यही तो मैं बता रहा था ओके, पहले। आप ये बात बता चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सीटेट उर्दू बांग्ला का एक मैटर बिहार में तूल पकड़ रहा है। बहुत सारे रोज हंगामा करते हैं, वो भाई साहब रोज हंगामा करते हैं, हम भी देखने जाते हैं उनको। न, हंगामा करने से नहीं होगा ना। सीटेट बांग्ला उर्दू का क्या मैटर है, ये सरकार के संज्ञान में भी आना चाहिए। और हम तो अभी तक नहीं इस मैटर को देखे हैं कि इसमें ज़्यादा डिटेल क्या है, सीटेट बांग्ला का क्या मैटर है। इनकी परीक्षा नहीं अगर हो रही है, ये तो केंद्र सरकार का सीटेट परीक्षा होता है, तो बिहार सरकार का तो इसमें बहुत रोल नहीं है। तो सीटेट परीक्षा में कुछ गड़बड़ी है तो उसको लाया जाए सामने। देखिए, ये जो और एक और मैटर है कि 6th फेज में हुआ था क्या, 50 नंबर इंटर में जो भी था, उर्दू वाले के लिए 50 नंबर इंटर में जोड़ा जाता था, क्या उसके लेकर क्या कुछ चल रही है? नियमावली आपके पास आई है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि नियमावली आई है। तो लोग सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि भैया आप जाते हैं तो आप उनसे सर से बात कीजिए कि क्या उनका मैटर है, क्या 6th फेज के तौर तरीके पे ही रहेगी या फिर इसमें कुछ और संशोधन होगा? नहीं नहीं, पूरा प्रोसेस चेंज है। ओके, अब उनके लिए क्या अलग है? अलग अलग तरह के टीचर्स के लिए अलग अलग बहाली, ऐसा नहीं है। अब पूरे विभाग का बहाली एक नियमावली से होना है, हम्म, ठीक। और उसमें एकेडमिक्स का और सीटेट स्टेट जो भी मार्क्स उनके होंगे उन दोनों का ही वेटेज तय है। हम्म, तो इस लिहाज से ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली होना है। तो पहले वाली जो प्रक्रिया थी वो अब नहीं होगी, नई प्रक्रिया। और ये नियमावली का हिस्सा नहीं है, ये विज्ञप्ति जब आएगा तब इसका डिटेल ये रहेगा। जो 50 वाला मैटर है वो अभी नियमावली का हिस्सा नहीं है। नियमावली में नियम कानून बन गए। हाँ, अब कोई बहाली आएगा तो उसके लिए अलग से विज्ञप्ति होगा, उस विज्ञप्ति में उसके डिटेल्स रहेंगे कि इस बहाली में। नियमावली तो कॉमन रहेगा सबके लिए। हाँ। जैसे जैसे विज्ञप्ति आती जाएगी अलग अलग चीजों का, उसी नियमावली के आधार पे। तो नियमावली अभी आ रहा है ना, विज्ञप्ति अभी नहीं आया है। अच्छा, मैं बातें कर रहा हूँ इन बजट के ऊपर भी स्टार्ट किया था। तो बजट में कहा गया है कि 2,60,000 करोड़ का बजट आ रहा है। विशेष बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। किस किस विभाग में आने की संभावना है? देखिए 24 में सर इलेक्शन है। अभी आप खुश नहीं कीजिएगा युवाओं को, जनता को, तो फिर वही जनता, आप तो जानते ही है क्या करना है, उन्हीं से जाकर आपको वोटवा मांगना पड़ेगा। तो सोच लीजिए क्या करना है। नहीं नहीं, 2,60,000 का बजट आ रहा है तो एक्चुअल में जनता के लिए आए। हम तो ये भी देखते हैं कि भाई बजट कोई आता है तो बजट को बड़ा दिखाने के लिए। पिछले बार सदन में भी मैंने इसको उठाया था कि बजट को बड़ा दिखाने के लिए सरकारें जो करती है आमतौर पे, कि वो अपने आमद को बढ़ा चढ़ा करके दिखाती हैं जो आना नहीं है, और उसी लिहाज से फिर अपने व्यय को बढ़ा के दिखाती है कि हम इतना खर्च करेंगे इतना जो खर्च होना करेंगे, नहीं है। होना नहीं है। और ऐसे मदों में पैसा डाला जाता है जिसका इस्तेमाल नहीं होगा, और जो अर्जेंट चीज़ें हैं उस पे पैसे कम डाले जाते हैं। लेकिन ये गनीमत है जो अभी अखबारों के माध्यम से सुनने में आ रहा है हम्म, कि अभी की सरकार जो बजट लाने जा रही है उसमें प्राथमिकता में रखा गया है यूथ को। तो यूथ का कंसर्न सरकार का है। और मैं तो कह ही रहा हूँ कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इसमें तो लाखों की नौकरियां आनी है अभी। तो ये सब की अगर तैयारी है तो अच्छी बात है। क्या ये बजट में प्रावधान किया जाएगा विशेष तरीका से, क्योंकि बजट आपको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। पिछले दिनों अगर बिहार के मुख्यमंत्री का अगर आप कमेंट देखे होंगे तो उन्होंने कहा था कि हम इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब शिक्षा विभाग की बजट में थोड़ी सी प्रावधान बढ़ाएंगे ताकि शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार आ सके। तो इसके लेकर क्या आपके पास देखिए, स्ट्रेटेजी है? मेरे पास स्ट्रेटजी से नहीं होगा। हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, इससे तो सरकार चल नहीं रही है। हम्म, बिहार में एजुकेशन में अगर आपको कोई क्वालिटेटिव बदलाव करना है, गुणवत्तापूर्ण बदलाव करना है, हम्म, क्वांटिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे साइकिल दे रहे हैं और साइकिल दे दीजिए, ड्रेस दे रहे हैं और ड्रेस दे दीजिए, खिचड़ी हाँ, खिला रहे हैं तो और ज़्यादा ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्वालिटी में अगर आपको इजाफा करवाना है तो बजट बढ़ा देना एकमात्र उसका रास्ता नहीं है। बजट तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आपको कई सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। शिक्षकों का क्लासरूम के भीतर जो माहौल होगा और शिक्षकों के साथ सरकार का जो व्यवहार होगा, इन सबको आपको सही डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। और ये सब तब संभव है जब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि किसी स्कूल में जर्जर भवन है, भवन जो है वो ढहने वाला है और आप वहाँ पे चाहेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन आ जाए। तो सारी व्यवस्था पहले वाला समय नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था तो सरकार करे। ये इसका मतलब है कि बजट में प्रायोरिटी तय हो, हम्म, किस काम को आपको करना है। शिक्षा मात्र कह देने से काम नहीं है। हम्म, शिक्षा में तो अनाप-शनाप चीज़ों पे भी खर्च होता है। हम्म, दुनिया भर के पैसे की लूट होती है उसमें अधिकारियों द्वारा। तो उस डायरेक्शन में नहीं, बल्कि जेनुइनली एजुकेशन को जो फ़ायदा पहुँचाए। उसमें टीचर अपॉइंटमेंट बहुत सबसे प्राथमिक चीज़ है। सबसे प्राइमरी है। हाँ। जी।
जी। टीचर अपॉइंटमेंट है, उसके बाद जो टीचर हैं, वो भी आपसे एक आशा लगाकर बैठे हैं। आपने वोट उनको कह कर लिया था कि तमाम बिहार के शिक्षक हमारे हितैषी सोचिए आज और कल हम आपके हितैषी सोचेंगे। आपने तो भूल गया। जब आपकी सरकार बनी तो आपकी ही सरकार के जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आज भी कह रहे हैं उनको। अब वो बेचारे के अध्यक्ष से जब हम मिलते हैं तो उनके आंख में आंसू आ जाता है कि अब हमको बीजेपी वाला धोखा दिया, ये महागठबंधन धोखा दे रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम किसको वोट देंगे। उनकी भी तादाद अच्छी खासी है सर, 3 लाख है उनकी तादाद, 4 लाख तादाद है उनकी, परिवार जोड़ ले तो आप समझ रहे हैं ना। नहीं तो उनकी बात तो सुनी ही जानी चाहिए, मैं तो उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। और वोटिंग जगह पे भी वही रहते हैं सबसे आगे, ध्यान वो में तो रखिएगा। हमको ध्यान में रखना है खाली। आप सबको ध्यान में उनको रखना है ना। हाँ, तो जिनसे ध्यान आप सही जगह पे इस सवाल को जाकर के पूछिए ना एक आध बार। कहाँ किया जाए बताइए। नीतीश जी से पूछिए जाकर के। नीतीश जी बात करने के लिए तैयार कभी होंगे, वो जस्ट समाधान निकालते हैं तो जनता से नहीं तो मिलते ही नहीं है। मीडिया से तो बोलते ही हैं। अब मोदी जी थोड़ी है कि जो मीडिया से 7 साल में कोई व्यक्ति इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री आज तक हम्म, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। एक बार भी फ्री में कहीं पे जाकर उनके कैसे पास घूम रहे टाइम हैं। नहीं होगा, ये भी हो सकता टाइम है। की बात नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं कि हम जो करेंगे वो देखो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या पूछते दुनिया हो, के सर, उससे हमें सर मतलब नहीं है। ये हुआ ना। दुनिया के सबसे बिजी पर्सन में उनका नाम आता है, माननीय नरेंद्र मोदी। थोड़ा कम बिज़ी रहेंगे तो देश के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये उनकी, हाँ, ये उनकी अपनी। लोग कहते हैं कि 4 घंटा सोते हैं, वो 12 घंटा सोएँगे तो देश के लिए फ़ायदा है। जी। जब देश को बर्बाद ही करना है, सब चीज़ लेकर के अडानी-अंबानी को ही सौंपना है, तो ज़्यादा काम काहे ला कर रहे हैं? ओके। किस-किस विभाग में आने की संभावना है, एक बार ये भी बता दीजिए, क्योंकि सारे लोग हमसे एक सब एक्सपेक्ट कर रहे अखबार में हैं। आ रहा है, हम इतना डिटेल लेकर के बैठे हुए हैं, सब अखबार में आ ही रहा है। हाँ। शिक्षा विभाग में आप सुन रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ हैं, स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख के आस-पास नौकरियाँ हैं। इसके अलावा जो छोटे-छोटे विभाग हैं, सामान्य प्रशासन लगातार बहाली निकालने का है ही। मैं कह रहा हूँ कि बेरोज़गारी की जो समस्या है, बिहार के युवाओं की जो समस्या है, हम देख रहे हैं कि हाल में जो मीडिया की तरफ से सोच रहे हैं, आम लोगों में भी सोच ये बढ़ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रही है, वो सपना दिखा कर के छोड़ दी। हुँ। स्टेट गवर्नमेंट के पास लिमिटेड स्कोप है रोज़गार के। नहीं तो केंद्र सर जी। केंद्र के पास जो है रेलवे, रेलवे। रेलवे जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग नौकरी करते थे आज तक, वो केंद्र सरकार के पास है। हुँ, और ऐसे तमाम विभाग जो हैं केंद्र के पास है। हुँ। केंद्रीय परियोजनाएँ दुनिया भर की है, उसमें केंद्र सरकार के पास योजना है। लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ अभी केंद्र सरकार कर रही है। 2019 के बाद रेलवे में अभी तक कोई बड़ी बहाली नहीं आई, 3 साल गुज़र गए। तो आशा भी एक स्टूडेंट भी आशा छोड़ चुके हैं ना केंद्र से, तो आप छोड़ भी देने से बोलिए तो आशा छोड़ देंगे ना? आशा नहीं बात है, केंद्र से आशा छोड़ देने से थोड़ी होगा। हाँ। और केंद्र को हम ऐसे फोकट में जाने थोड़ी देंगे। इस पर स्टूडेंट यूथ को सोचना चाहिए। आपके रोज़गार आप की तो तमाम स्टूडेंट सम लीडर भी रहे हैं। हाँ, तो हम लोग तो केंद्र सरकार से लड़ते ही रहे हैं। बीजेपी का तो छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति जो पॉलिसी है उसको तो हम जड़ से ना समझते हैं, कि ये लोग चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि देश में युवा जो हैं, उनके पास हायर एजुकेशन खत्म हो जाए, हुँ, उनके पास जॉब के तमाम जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो खत्म हो जाए हुँ। और युवा जो है वो सिर्फ़ बेबस हो जाएँ कि वो बीजेपी के ट्रोल आर्मी में भर्ती हो जाएँगे, बजरंग दल में घुस करके वैलेंटाइन डे आज है ही। देखिए जाकर के क्या कर रहे हैं पिटने का लोग। कार्यक्रम करेंगे। जिनके पास रोज़गार नहीं होगा, जो उच्च शिक्षा में नहीं जाएँगे, जो एमए की पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, जो पीएचडी की पढ़ाई नहीं कर पाएँगे और रोज़गार भी नहीं है, तो क्या करेंगे? उनके दिमाग में व्हाट्सएप से कुछ गंदगी डाला जाता है, और वो रास्ते पे कूद वो जाएँगे। लाठी में तेल पिला करके अभी प्रेमी-प्रेमिकाओं को नहीं पीटने तो के चक्कर में लाठी लगे में हैं। तेल पिलाने का कार्यक्रम लालू जी का स्टार्ट किया गया है। तेल पिलाना मैं नहीं कह रहा हूँ, किस मकसद क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? और ये बात कि अलग अगर है। कोई प्रेम करेगा तो हम सर पीट देंगे, माने उसको दोनों को पीटने लगेंगे और कोई रेप करेगा तो जेल से बाहर निकाल देंगे। कोई बलात्कार कर रहा है तो उसको आप जेल से बाहर निकलवा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। राइट सर। लेकिन 2 लोग आपस में एक-दूसरे के सहमति से अगर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, कहीं जा ही रहे हैं, कोई दोस्त ही हैं, तो आप उनकी पिटाई कर दे रहे हैं। हुँ, तो ये इस तरह का यूथ बढ़ेगा कैसे? हुँ। जब आप शिक्षा को और रोज़गार को दोनों को खत्म कर दीजिएगा। यही बीजेपी कर रही है। उम्मीद किया जाए कि ये बजट से बिहार के युवा खुश हो जाएँगे। लास्ट। अब उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं। उम्मीद पे ही तो सब चीज़ है। अब आप ही जब उम्मीद करने लग गया अरे तो तो स्टूडेंट हम कैसे बजट करें? को सामने जब तक नहीं आएगा, हाँ, अखबार की सुर्खियों से हम मान लें कि भाई ऐसे आ रहा है, हाँ। ये तो नहीं मान सकते। मैं मंत्री जी से भी मिला अब था तो उन्होंने कहा कि बजट। बिहार में जैसे अभी समझिए कि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है। हुँ, नई सरकार आई है, सरकार को पुराने तौर तरीके से कुछ आगे बढ़ना होगा, जी। कुछ अलग करना होगा। देखिए सर सच्चाई। उसमें उसमें ओपीएस जो है जैसे कई राज्यों ने लागू किया, हुँ, मैं चाहता हूँ बिहार इसको इंट्रोड्यूस करके देखे, हुँ। ओल्ड पेंशन स्कीम।
या बिहार में आप समझिए कि इतने सारे लोग जो हैं वो परमानेंट टेम्पोररी पे काम पे रखे गए हैं, कैजुअल काम पे रखे गए हैं, जबकि उनके काम-काज का चरित्र जो है वो परमानेंट नेचर का है। तो जितने लोग को ठेके पे आप रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं और वो परमानेंट चरित्र वाला काम है। अगर विधानसभा के अंदर कोई ऑफिस में बैठ कर के स्टाफ बना हुआ है, तो वो तो हमेशा उसका काम है ना वहाँ पे। तो उस तरह के आदमी को आप टेम्पोररी क्यों रखेंगे? किसी एजेंसी के मार्फत क्यों रखेंगे? सरकार ये भी कर सकती है कि बिहार में भी 9 लाख 10 लाख के आस-पास ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, जो परमानेंट हो सकते थे। सरकार का पैसा उतना ही जा रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी को उसमें मुनाफ़ा हो रहा है। हाँ, बिचौलिया। आप पीएमसीएच में गार्ड रखे हुए हैं किसी कंपनी के थ्रू, आप एक गार्ड के ऊपर दे रहे हैं 30,000 रुपए, कंपनी उसको दे रही है 20,000 15,000 रुपए। 10,000 कंपनी प्रति गार्ड जो कुछ नहीं कर रहा है, सरकार पैसा दे रही है वो काम कर रहा है। सिर्फ डीलिंग करने का पैसा खा रही है। तो ये सिस्टम चाहे तो बिहार सरकार भी मैं तो डीलिंग चाहता में हूँ हाँ, कि अगर मतलब बजट कि में आपको कुछ ठोस लाना है, तो आप जितने परमानेंट नेचर के काम करने वाले लोग हैं उनको परमानेंट कीजिए। अच्छा आपने ये बात बोला कि डीलिंग वाले जो बिचौलिया हुआ पैसा खा रहे तो उस पे भी आप कार्रवाई भी तो कर सकते थे। कार्रवाई कैसे कीजिएगा भाई? वो गलत थोड़ी खा रहा है। आउटसोर्सिंग के हवाले अगर आप कर देंगे, आप जितने हॉस्पिटल्स के नर्स हैं, उसमें आउटसोर्सिंग कंपनी के मातहत लोगों को ले आएँगे, सफाई कर्मचारियों को किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के मातहत ले आएँगे। आपने तो टेंडर निकाला, किसी ने टेंडर भरा किसी कंपनी ने, अच्छा। काम करने वाले लोगों को पकड़ा, भाई चलो तुम वहाँ पीएमसीएच में काम करो। हाँ, वो फायदा उठा रहा है तुमको जो मिला रोजगारी का। उसको मिलेगा 10,000 रुपए, इसको मिला 25,000 रुपए। जी, सरकार का 25 ही जा रहा है, आप उसी पैसे पे रख सकते थे। जी। तो ये सब बजट में होगा तब कुछ जी, जी, जी। अभी नई अभी बात एक मुद्दा एक और बिहार में है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि एलआईसी भी अब भागने के कगार पे है, जो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका पैसा एलआईसी में सर नहीं होगा, चाहे ₹2 हो या 2 लाख हो या 2 करोड़ हो। लेकिन होगा ज़रूर। अब बताइए क्या लग रहा है कि एलआईसी भी इसी प्रकार की जो कुछ और कंपनियाँ मैं नाम नहीं लूँगा उसकी तरफ भागने की कगार पे है? दिवालिया भी होकर भाग सकती है क्या? नहीं, दिवालिया की बात नहीं है, बात ये ये है। आपको देना पड़ेगा तभी आपकी अरे सरकार हमारे आने वाले समय में जेब में रहेगा तो बनेगी। हम तो कर ही चलिए लेंगे। भैया, देखिए नौकरी रोज़गार के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं और सर भी साथ देते रहेंगे। मैं इनसे भी सर से उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार साथ दे रहे हैं नौकरी रोज़गार को लेकर, साथ मिलता रहेगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी।